नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जो लगभग 2 दशक से ये कहें कि अपनी लिमिटेशंस को लेकर के कई बार पार्लियामेंट में और राज्यों के विधानसभा में लेकर के खुल के बहस हुई है। और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को लेकर के उनकी क्या अधिकार है, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन एक बार फिर संविधान दिवस के मौके पर कुछ इसी तरह की बातें आई, जिसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि बहुत ही नाजुक और ऐसे संबंध हैं, इस सीमाओं में बंधे हुए हैं जिसमें एक दूसरे की मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे ऐसी चीज चल रही है कि अब आवश्यकता इस बात की है कि इस पे खुलकर के बहस होनी चाहिए। और ये बात सही है कि लोकतंत्र के तीनों ही मजबूत स्तंभ हैं, और अगर इन्हीं में अगर कोई एक कमजोर होता है या एक बहुत बड़ा होता है तो अनबैलेंस्ड बिल्डिंग होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तमाम जो बहस का विषय होता है कई बार पार्लियामेंट में होता है, इस बात को कहा जाता है कि विधायिका सबसे बड़ी है, वो ही कानून बनाती है और उसे फॉलो करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका होते हैं। लेकिन न्यायपालिका कहता है अपने हिसाब से कि सर्वोच्च और सुप्रीम संस्था न्यायपालिका होती है, जो कानून को किस तरह से इंप्लीमेंट करा करके अगर उसमें नहीं होती, कोई खामियां रहती हैं तो उसको चुनौती दी जाती है। यहाँ पर कार्यपालिका अपनी तरफ से कि हम काम को आगे बढ़ाते हैं, जो विधायिका तैयार करती है उसे इंप्लीमेंटेशन का काम हमारे। जरूरत मुझे लगता है कि तीनों की महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर के हम आज इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जाने माने कानूनविद और भाजपा के सीनियर लीडर और विधायक जोगाराम जी पटेल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, और एडवोकेट एस.एस. शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार हम आपको मजमून दिखाएंगे आज के एजेंडे का, और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। सरकार और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही है, लेकिन एक बार फिर विधायिका और न्यायपालिका के बीच दूरियां दिखाई दी। मौका था संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, तो वहां मौजूद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इसे खारिज करते हुए कहा कि न्यायपालिका कानून मंत्रालय और उसके सलाहों का सम्मान करती है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में वर्चस्व की जंग नहीं होनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव देखने को मिला हो। इससे पहले भी कई मर्तबा अधिकारों और शक्तियों को लेकर लोकतंत्र के दो अहम स्तंभों यानी विधायिका और न्यायपालिका में टकराव देखा गया है। जजों की नियुक्ति का मसला हो या जनहित याचिकाओं का, विधायिका और न्यायपालिका के बीच लगातार विरोधाभास सामने आ रहा है। इससे पहले भी 24 अप्रैल 2016 को पूर्व सीजेआई टीएस ठाकुर भी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के बीच जजों की समस्या को लेकर बोलते हुए भावुक हो गए थे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही के दिनों में तमाम मुद्दों पर पीआईएल के जरिए अदालती दखल बढ़ने की बात करते हुए न्यायिक सक्रियता पर चिंता व्यक्त की थी और न्यायिक सक्रियता को गलत आधार पर खड़े अभियान की तरह करार दिया था। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को देखते हुए संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों स्तंभों की आजादी की बात स्वीकार करते हुए एक दूसरे के बीच हस्तक्षेप नहीं करने की नसीहत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो ये है मजमून आपने देखा। चलिए हम शुरू करते हैं। सी.एस. शर्मा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये मुद्दा गर्म है और कई बार इस तरह की बातें आती हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कहना पड़े कि अपने अधिकार और शक्तियों के लिए हर किसी को बहस करनी चाहिए, लेकिन मर्यादाओं का सवाल है, मर्यादाओं का ख्याल हमें रखना होगा। क्या वास्तव में कुछ ऐसे टकराव की स्थिति है कि विधायिका और न्यायपालिका दोनों में सर्वोच्च कौन है, कहीं यह बहस तो नहीं है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समझ का थोड़ा सा अंतर है। बाकी न्यायपालिका अपनी जगह सही है और कार्यपालिका अपनी जगह सही है। इसमें क्या है कि जो वर्तमान परिवेश है इसमें
ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र का संक्रमण काल है। 67 साल से कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने अपनी संस्कृति विकसित की और जुडिशरी में भी कमोबेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसी संस्कृति का छाप रहा। अब चूंकि सरकार बदल गई, सरकार की सोच बदल गई, सरकार की मान्यताएं बदल गई, तो वो जो 67 साल की जो संस्कृति एकदम जुडिशरी में, कार्यपालिका में, विधायिका में जो संस्कृति परिपक्व हुई है, उस संस्कृति से अलग हटकर एक नई संस्कृति ने जन्म लिया है। तो इसमें विचारों का एक टकराहट वाली बात नहीं कहते, सामंजस्य का अभाव हो रहा है। जिस संस्कृति में ये सरकार काम कर रही है, उस संस्कृति को कमोबेश न्यायपालिका अंगीकार करने में हिचकिचा रही है या अंगीकार नहीं कर पा रही। इस सरकार को 3 साल हुए हैं, 3 साल में ये अपनी नई संस्कृति को जन्म नहीं दे सकती जो 67 साल में कांग्रेस ने जन्म दिया। अपने जुडिशरी में जितने भी जज, जितने भी जुडिशरी में ऊपर से नीचे तक के हायरार्की कांग्रेस संस्कृति में पैदा हुई है, तो उनकी मान्यता और उनकी कार्यशैली सब उसी अनुरूप ढली हुई है। आप 3 दिन में जुडिशरी से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि नई सरकार की कार्यशैली को अंगीकार करके उसके अनुरूप कार्य कर सके। यही एक विचार का मतभेद का मूल कारण है। सरकार अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताएं, अपनी सिद्धांत और अपनी सोच के हिसाब से चलना चाहती है, जबकि जुडिशरी उस सोच के हिसाब से करना चाहती है जो 67 साल पहले संविधान ने कुछ दिए। संविधान की जो व्याख्याएं कांग्रेस संस्कृति में हुई, उन व्याख्याओं के अनुसार चलना चाहती है, नई व्याख्या जुडिशरी नहीं करना चाहती। जी चले श्याम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कई मरतबा हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई है, राजस्थान विधानसभा हो या चाहे दूसरे राज्यों की विधानसभा, कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं। हाल ही नई तरह से इस बहस को यूं लिया जा रहा है कि शनिवार को ही चिंता जताई उन्होंने कि न्यायिक की सक्रियता को लेकर के अरुण जेटली ने, काफी सीनियर एडवोकेट भी हैं, हमारे फेडरल गवर्नमेंट के एक सीनियर मिनिस्टर भी वो हैं, तो ये क्या लगता है आपको कि अभी वक्त आ गया है कि वास्तव में बैठ करके सामंजस्य स्थापित किया जा सके ठीक से? मुझे नहीं लगता है कि सामंजस्य का कोई अभाव है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें आती है निकल करके सामने, वो एक नई बहस को जन्म देती हैं। देखिए कि संविधान दिवस पे 2 दिन चर्चा हुई। अब संविधान की रक्षा कैसे हो, अपने अपने तरीके से संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। न्यायपालिका न्यायपालिका की तरह से करना चाहती है, विधायिका विधायिका की तरह करना चाहती है। जो लोग इनके निर्वाचित लोग हैं, वो बहुत सारे लोग वो लोग हैं जो विधि मंत्री रहते हैं, फिर उसके बाद विपक्ष में चले जाते हैं, फिर वो विपक्ष के लोग बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो तकरार की स्थिति बनती है, तो उन्हीं के दिमागों की उपज होती है कहीं। वो निश्चित रूप से इस न्यायपालिका में रहते हैं तो कुछ अलग बात करते हैं, जब वो सरकार में आ जाते हैं तो कुछ अलग बात करते हैं। उसी का परिणाम है। आप देखिएगा अरुण जेटली खुद, क्योंकि एडवोकेट सीनियर रहे हैं और वो उसमें हस्तक्षेप कई बार करते रहे। रविशंकर खुद भी पहले एडवोकेट रहे, अब आज विधि मंत्री हैं। और उसके अलावा चिदम्बरम की बात कहें या पुराने खुर्शीद आलम उनकी बात कहें, वो सारे के सारे लोग जो कि जब सरकार में आ जाते हैं तो सरकार की बात करते हैं, और जब सरकार से निकल जाते हैं तो न्यायपालिका की बात करना शुरू कर देते हैं। जो विवाद का विषय बन रहा है कि सरकार चाहती है कि एक आयोग बन करके कुछ चीजें हो। अब पिछले दिनों जिस प्रकार से खेर ने सरकार के निर्णय को और जो कानून बनाया उसको खत्म कर दिया गया था, वो खुद शनिवार को मौजूद थे। जिस वक्त रविशंकर प्रसाद इस कानून की आलोचना कर रहे थे तो खुद मौजूद थे सामने, क्योंकि वो बाहर हो गए थे, वो कुछ नहीं बोल पाए थे। लेकिन दीपक मिश्रा ने जिस प्रकार के बयान, जिस प्रकार की बातें सामने कही, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कभी भी जो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है उसमें नहीं जाते। कानून बनाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, बनाते हैं, उसका अनुपालना करते हैं। रक्षा जो कानून मंत्रालय हमको निर्देश देता है उसकी अनुपालना करते हैं। कई बार होता यह है कि सरकार के अनुरूप निर्णय नहीं हो पाते तो विचलितता आती है। वो विचलितता के कारण नेता जिस प्रकार से उन्होंने, तो देखिएगा प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे तौर पर कहा कि 2014 में जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम राजनीति से अपराध को मुक्त कर देंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। 3 साल बीत गए। वो तो खुद की बात तो कह रहे हैं कि हम न्यायपालिका में कुछ गलत चीजें उत्पन्न हो गई है, लेकिन वो जो अपराधीकरण
राजनीति में उत्पन्न हुआ है उसको समाप्त करने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। ये बात नहीं कि दोनों की स्थितियां एक जैसी है, दोनों की स्थितियों में कमियां हैं, उस कमियों को दूर करते हुए सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, जिसमें राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि तीनों महत्वपूर्ण अंग है, कैसे सामंजस्य बैठे, किस प्रकार से देश की एक नई दिशा कैसे मिले, किस प्रकार से देश आगे बढ़े, इस पर सोचने का विषय मंथन करने की जरूरत है। और जब तक हम खुल करके मंथन नहीं करेंगे तो कुछ चीजें सामने नहीं आएगी। अब है कि जब आप चाहते हैं कि अपना न्यायाधीश बने, चाहे केंद्र में बने चाहे राज्यों में बने, तो आप जितने न्यायाधीशों के पद खाली पड़े, किसी को भरने की चिंता नहीं है कि न्यायपालिका किस प्रकार से संचालित होकर के न्याय को ढंग से कैसे करे। ये एक विचारणीय विषय है। जब आप अपने न्यायाधीश पूरे देंगे नहीं, काम का लोड बढ़ा रहेगा जी। आप जिस प्रकार से स्थिति बदल रही है, देश बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से गरीब को न्याय सस्ता कैसे मिले, सुलभ कैसे मिले, इस पर एक मंथन करने। मैं चलिए आऊंगा आपके पास में वापस। जोगाराम जी हमारे साथ में है। मोटिव भी यही था संविधान दिवस पर कि कानून की सहजता और सुलभता कैसे हो सकती है, गरीब को कानून मिल सके। मैं अक्सर देखता हूं कई बार ये जब बहस होती हैं तो नए जो स्टूडेंट्स होते हैं लॉ यूनिवर्सिटीज के, और उनमें कहा जाता है कि आपका देय यानी कि अंत्योदय हमारी धारणा रही है, स्लम एरिया में जो लोग हैं उन्हें कानून सहज नहीं है मिलना, वो अपने राइट्स को पहचानते नहीं है, उन्हें जागरूक करना होगा, ये अक्सर कहा जाता है। मुझे लगता है कि संविधान का मकसद भी यही है कि हर व्यक्ति को कानून मिल सके, सस्ता कानून मिल सके, सहजता के साथ मिल सके। श्याम शर्मा जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। आज न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के अगर हम बात करें, केसों के अंबार लगे हुए, न्यायिक पदों की रिक्तियां हैं, किसी से छिपी नहीं है। लेकिन यहां बहस का एक विषय यह भी है कि आखिर इसे भरा कैसे जाए, कॉलेजियम पुरानी पद्धति या न्यायिक आयोग के जरिए। सुप्रीम कोर्ट पैरवी कर रहे हैं कि कॉलेजियम के माध्यम से भरे जाने चाहिए, सरकार चाहती है आयोग के माध्यम से भरा जाना चाहिए। तो कुछ कंट्रोवर्सीज इस तरह की हैं कि जिसको लेकर के कभी ये कहा जाता है कि सरकार का इससे दखल होगा, दूसरी तरफ जैसे कि अब कहा कि कई बार इस बात के आरोप लगते हैं कि कई बार पहले की जो तरीका था न्यायिक पदों को भरने का, उसमें वर्षों तक ऐसी स्थिति चली कि कई परिवारों के लोग ही उनकी बेल ही नहीं खत्म हो रही थी। तो कुछ इसमें सुधार की भी जरूरत थी। जोगराम जी आपसे मैं चाहूंगा कि क्या वास्तव में ये अपने अपने अधिकार कार्य क्षेत्र उसको लेकर के बहस है या फिर वास्तव में टकराव की स्थिति है? इसमें मूल मुद्दा जो है वो ये है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये हमारे संविधान के मूल मंत्र के तीनों स्तंभ है, लोकतंत्र को, एक स्वस्थ लोकतंत्र को जीवित रखने के। मूलभूत संविधान की भावना जो थी, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अनेक वर्षों तक मूलभूत अधिकारों के प्रति ही कोर्ट सजग रही, लेकिन अब धीरे धीरे जो नीति निर्देशक तत्व है उसके प्रति भी मानना है कोर्टों का कि नहीं, ये भी एक मूलभूत अधिकार की तरह ही है। और इस बात को लेकर के, अधिकारों के विवेचन को लेकर के, मेन मुद्दा है हिंदुस्तान में अधिकारों के विवेचन को लेकर। वो कहता नहीं हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, न्यायपालिका कह रही हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कार्यपालिका कह रही हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अधिकारों की विवेचन कहीं निश्चित तौर पर हुई नहीं है। और उसको लेकर के एक दूसरे का, जिसको टकराव कहें या विचारों का मतभेद कहें या ओरल कमेंट्स कहें, वो सामने आते हैं। मेरा तो ये मानना है कि तीनों को अपने अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों समझना चाहिए। अधिकार भी है तो कर्तव्य भी है। अधिकार और कर्तव्य समझ करके अपने सीमाओं के अंदर एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे तो संविधान की जो मूल भावना है उसका रेस्पेक्ट हो पाएगा। और ऐसे कोई कमेंट्स ओरली नहीं होने चाहिए। मेरे इतने 35-40 साल से देख रहा हूं, कभी न्यायपालिका में या ओरल कमेंट्स कभी नहीं होते थे। आजकल ओरल कमेंट्स आते हैं, जो उनको अधिकार है, उनका अपना अधिकार है, लेकिन एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना ही संविधान की मूल भावना है। जी अर्चना जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो स्थितियां सामने आ रही हैं, ये पार्लियामेंट और असेंबलीज में भी बहस हुई है इस मामले को लेकर के, तो लाजमी है कि वास्तव में इस पे या तो खुलकर चर्चा करने का वक्त आ गया और तीनों स्तंभों के मुख्य जो लोग हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कार्य प्रभावित होता है और सबसे बड़ी नुकसान होता है वो होता है जो न्यायिक प्रक्रिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, पेंडेंसी है। क्योंकि अभी जो लंबित पद हैं या रिक्त पद हैं उनकी रिक्तियां नहीं फुल करना, उसके पीछे भी यही कारण है कि कॉलेजियम या फिर आयोग, तरीका कौन सा हो। तो मुझे लगता है कि अब एक वक्त आ चुका है कि इस पे एक बहस के जरिए सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है।
देखिए योगेंद्र जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि डेमोक्रेसी की तीनों स्तंभ है, लेकिन जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होता है जुडिशरी अपर पे रहेगी हमेशा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि उसका कस्टोडियन ही जुडिशरी है। ऐसे में उसको समीक्षा करने का अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू उसके परव्यू को उसके ऊपर करता है सबके ज्यादा। तो इस चीज में तो कोई संशय नहीं है कि अगर किसी को ये महसूस होता है कि एग्जीक्यूटिव के जो क्षेत्राधिकार है उसमें जुडिशरी का हस्तक्षेप है, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि बहुत ज्यादा एक्टिविज्म बढ़ गया है और अनुभवहीन लोग जो है वो भी कुछ कमेटीज के अध्यक्ष बन गए, जो रिटायर्ड जजेस को, तो इतनी हार्श भाषा का इस्तेमाल यदि सार्वजनिक मंच से एग्जीक्यूटिव के लोग कर सकते हैं, जुडिशरी अपनी समीक्षा के दौरान यदि किसी चीज में ऐसा महसूस करती है कि कार्यपालिका अक्षम रही, उसे डायरेक्शन देती, तो फिर इसको भी इतर नहीं लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जब सीजीआई वहां मौजूद थे उस समय उन्होंने भी ये कहा कि हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से कार्यपालिका या विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करें, लेकिन हम लोग इस चीज से बंधे हुए हैं कि जब किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, विशेषकर देश की जनता के संदर्भ में उन्होंने कहा, तो फिर हमारा ये कर्तव्य बनता है और हम बंधे हुए संविधान के उस मूल कर्तव्य से किसी आधार पर हमें उसकी समीक्षा करनी है, उनके जो अधिकार है उन्हें अक्षुण्ण रखना है। रही बात इस बात की कि न्यायपालिका का कितना वर्चस्व होना चाहिए, कितना ट्रांसग्रेस कर सकता है उनके पावर्स में, तो मैं समझती हूँ देश में यदि सबसे बड़ा विश्वास आदमी जनता को किसी में तो वो न्यायपालिका में, और सबसे बड़ा रिजॉर्ट वो करता है न्यायपालिका में ही जाकर के, और उससे उम्मीद भी रखी जाती है कि उसे न्याय मिलेगा। तो ये कई बार ऐसा महसूस भी होता है, अगर हम आज राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करें तो आम जनता को ऐसा लगता है कि जो लोग जनादेश लेकर के आते हैं वो शायद उसकी भावना की उस प्रकार से अभिव्यक्ति नहीं करते, उसके हितों की उस प्रकार से संरक्षण नहीं कर पाते जब उसको न्यायपालिका के पास जाना पड़ता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका का है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है वो भी उसी को करना है। कई बार न्यायपालिका की ओर से निर्देश भी दिया जाता है कि इस प्रकार से इसकी अनुपालना करवाई जाए, तो उस संदर्भ में होता है जब उसे महसूस होता है न्यायपालिका को कि एग्जीक्यूटिव अपने कर्तव्य पालन में पूरी तरह से खरी नहीं उतर पा रही है। लेकिन संदर्भ ऐसा भी होना चाहिए कि जो ज्यादा आपत्तिजनक लगा वो ये था कि इससे पूर्वी जब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है न्यायपालिका जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, उसमें भी डेडलॉक अभी तक समाप्त नहीं हो रहा, और जब ये टर्न डाउन किया जुडिशरी ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट अकाउंटेबिलिटी बिल, उस समय जिस प्रकार के उद्गार सार्वजनिक मंचों से सत्ता में बैठे लोगों के, तो उस समय आपने मैं छोटा सा एक बार रोकना चाहूंगा, मैं CS शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, आप जुड़े उससे पहले इनका एक कहना था कि 67 साल तक कांग्रेस ने देश में हमारे यहाँ सरकार थी उनकी, तो कुछ न्यायिक प्रक्रिया है, एक संस्कृति में ढल गई थी कांग्रेस के अनुसार, कांग्रेस के सरकार के अनुसार। अब विचारों की जब बदलाव हुआ है, 3 साल से सरकार आई है, तो कुछ सामंजस्य का अभाव दिख रहा है। मैं CS शर्मा साहब आपसे एक बार वापस जानना चाहूंगा, क्योंकि अर्चना जी हमारे साथ उस वक्त नहीं थे, आपने 67 साल के कांग्रेस के शासन को जोड़ा था, संस्कृति के साथ में क्या न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित इस रूप में होती है कि कार्यपालिका का हेड किस विचारधारा के हैं, विधायिका के, विधायिका और कार्यपालिका दोनों किस विचारधारा के। 67 साल का जो मैंने जिक्र किया, कांग्रेस की संस्कृति और विचार सोच बिल्कुल अलग थे, और जितने भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं 67 साल में, सब उसी संस्कृति के अनुरूप हुए हैं जी। ये सरकार जो अब आई है, इस सरकार की संस्कृति न तो 67 साल में फली फूली, ये जिस विचारधारा के नए उस संस्कृति को उन्होंने अंगीकार किया, तो आज ये जो चाहते हैं इस सरकार का, जैसा मैं समझ पाया हूं, ये सरकार की अपनी मूलभूत सोच है, उस मूलभूत सोच के हिसाब से जुडिशरी को भी उसमें डालना चाहती है। लेकिन ये क्या है, बहुत अल्पकालीन 3 साल का पीरियड कोई बड़ा पीरियड नहीं है। ये 67 साल कांग्रेस ने राज किया, जब 50 साल ये राज करेंगे तब जाके वो संस्कृति, इनकी संस्कृति डेवलप, तो बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा इससे, बहुत लंबे समय इंतजार नहीं रहेंगे तो वही संस्कृति जो पूर्व में चली आ रही है उसी अनुरूप कार्य चलेगा। लेकिन CS शर्मा साहब, इनका सोच ये है, CS शर्मा साहब, आपको लगता है कि सरकारें अपने रूप में ढालना चाहती है न्यायिक प्रक्रिया? कमिटेड जुडिशरी का एक सेंटेंस है, कांग्रेस इंदिरा जी के टाइम में भी कमिटेड जुडिशरी का एक फिनोमेना आया था, ये उसी फिनोमेना को रिपीट करना चाहते हैं। जुडिशरी वही करे जो इनकी सोच हो, और यही टकराव का मेन कारण है। आप जेटली जी के बयान को इंगित कर रहे हैं, जो उनका सीधा सीधा कहना था। जेटली जी नहीं, शुरू से ही ये कॉलेजियम वाला जो मामला था, डेडलॉक वाला जो मामला है, ये चाहते हैं कॉलेजियम से, जुडिशरी चाहती है कॉलेजियम से करें, ये चाहते हैं कि अलग से आयोग बने। ये डेडलॉक का कारण ये, और देखिए ये आप मूल बात, आपको बात बताऊं, ये सरकार की सोच
बिल्कुल पूर्व सरकारों से अलग है और ये विचारों का टकराट है। ये 3 साल में ये चाहते हैं कितनी जल्दी हम सारी चीजों को बेहतर कर ले। तो शर्मा साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि अगर विचारों की अनुभूति अगर किसी को होती है और वो उसमें ढलने की कोशिश या ढालने की कोशिश की जाती है, तो इससे तो माना जाना चाहिए कि वो कार्य भी प्रभावित होता है। तो न्यायिक प्रक्रिया हमारी प्रभावित हो रही है, पहले से होती आ रही है ये। जुडिशियल में आप देखिए हायर पोस्टों पे अपॉइंटमेंट कहां हो रहे हैं? अपॉइंटमेंट ये चाहते हैं कि हमारी विचारधारा के लोग हो, जुडिशरी चाहती नहीं हो, हम चीफ जस्टिस चाहता है हमारी विचारधारा के लोग हो। अब विचारधारा का जहां टकराट है, जो सर्वाइव करेगा वो कर लेगा। अगर सरकार सक्षम है, कार्यपालिका और विधायिका सक्षम है, तो ये उनको अपनी तरफ डाल लेंगे, और अगर जुडिशरी सक्षम है तो वो अपनी तरफ डाल। यहां तो विचारधारा का टकराट चल रहा है और ये संक्रमण काल है देश की संसदीय व्यवस्था के लिए, और ये इस संक्रमण काल से कैसे निपटेंगे, ये दोनों की समझदारी की बात। अर्चना जी, यहां एक सवाल है कि क्या वास्तव में 67 साल तक कांग्रेस ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया? देखिए योगेन जी, जैसा कि शर्मा साहब कह रहे हैं, इमरजेंसी के समय जो स्थितियां थी वैसी तो हमेशा रही नहीं, और कमिटेड जुडिशरी का जो एक तरह का एक टर्म आया वो उस समय के संदर्भ में है शायद। लेकिन मेरा मानना है कि कभी भी कांग्रेस ने कमिटेड जुडिशरी का उसके अलावा जो इमरजेंसी के टाइम हो उसके अलावा तो ऐसा कोई संदेश नहीं दिया। लेकिन ये बात भी इन्होंने बिल्कुल सही कही कि ये एक कह सकते हैं संक्रमण काल का दौर है, जिसमें कि चाहते हैं कि सभी जो संप्रभु संस्थाएं हैं लोकतंत्र की उस पर इनकी विचारधारा हावी हो, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और उसको हमने क्रमशः अनुभव भी किया, चाहे यूजीसी के माध्यम से हो या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हो या इंस्टीट्यूट ऑफ जो फिल्म टेक्नोलॉजी वाला हो या कोई भी संस्था हो, तो वहां पर इनके प्रयास यही रहे कि इनकी विचारधारा के लोग उन संस्थाओं पर काबिज और अध्यक्ष के रूप में काम करे। सबसे ज्यादा इनको समस्या ये आ रही, जहां तक मैं समझती हूँ, कि जुडिशरी के माध्यम से जैसे अभी आईपीएल के निस्तारण के लिए कमेटी का गठन किया और एक जस्टिस को वहां पर लगाया गया। उन्होंने एक रिपोर्ट भी रिवील की किस प्रकार से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके सारे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से अन्य मुद्दे जिनको लेकर के जुडिशरी ने बहुत सारे इन दिनों हस्तक्षेप किए, क्योंकि जो पीआईएल लगाने का जो तरीका है, सॉरी आईपीएल के लिए मैंने बोला था, और पीआईएल लगाने की जो परंपरा है उसने बहुत सारे ऐसे कानून बनवाने का काम किया है जो जनता की भावना की अभिव्यक्ति है। तो उस पूरी परंपरा को अगर आप पटरी से अलग करना चाहते हैं, और क्योंकि ये बात तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ आए, विचारधारा विशेष के साथ ही आए। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार हमने देखी है, लेकिन वहां इस तरह की एडमेंसी नहीं थी और वहां पर इस तरह की टकराव की स्थितियां कभी बनी नहीं थी, ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आपको ये लगता है कि टकराव के बीच विचारों की जो ये कहें कि बदलाव जो है वो सबसे बड़ा कारण है? सरकार, वर्तमान सरकार अपने विचार थोपना चाहती है। देखिए, ये बात तो पूरा देश ही अनुभव कर रहा है कि इनकी एक परंपरा है कि या तो आप हम जैसा कहते हैं उसी फॉल इन लाइन, या फिर आप वैसा नहीं करते तो फिर आप हमारे अनुसार नहीं चल रहे, इसलिए उसके हिसाब से इसके रेपरकशंस होंगे। ऐसी परिणति तो हमने देखी और अनुभव किया है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में। जोगाराम जी, ये सीधा सीधा एक आरोप कहें सरकार पे या फिर एक ये कहें कि शर्मा साहब और अर्चना जी कि वर्तमान सरकार अपने विचारों के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया को ढालने की कोशिश कर रही है? पहले तो ये भावना या जो संदर्भ आया है वो गलत है। मेरा निवेदन ये है कि कोई भी सरकार आएगी वो अपने विचारों के अनुसार चलेगी, ये तो कोई विवादित होता ही नहीं कभी, ये तो सुस्पष्ट सिद्धांत है। लेकिन इससे न्यायपालिका प्रभावित होती है, न्यायपालिका को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है या जबरदस्ती डाला जा रहा है, ये गलत है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो बिल आया था, जो बाद में कानून बना, वो सर्वसम्मति से बना था, किसी एक राजनीतिक दल के विचारधारा से नहीं बना था। और वर्तमान सरकार आने के बाद 168 हाईकोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें कहीं भी कोई टकराव की स्थिति नहीं आई। और आज भी जो टकराव की स्थिति आई वो पूरे हिंदुस्तान की सभी राज्य की सरकारों और पार्लियामेंट ने और पूरे एक मत से बिना विवाद के जो कानून पास किया था उसको हाईकोर्ट ने टर्न डाउन किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो टर्न डाउन किया, ठीक है, उनका अपना आदेश था। लेकिन कहीं पर भी ये जो विषय आया है कि जबरदस्ती विचारों को थोपा जा रहा है या सुस्थापित जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है या कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका पर कोई अतिक्रमण कर रही है, ये विचार सही नहीं है। हो सकता है एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने में कहीं फर्क आया हो, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं आया जिसकी वजह से इतना कहना पड़े। हाँ, कई जगह ऐसा महसूस किया जा सकता है कि ये विचार हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, वो अभिव्यक्ति और समझ का अंतर हो सकता है। चलिए श्याम जी, एक छोटा सा सवाल और लूंगा आपसे मैं।
क्या लगता है आपको कि विचारों की बात है, जैसे CS शर्मा साहब ने कहा कि कांग्रेस का लंबे समय तक टाइम रहा, एक संस्कृति में डल गई थी न्यायिक प्रक्रिया, अब उस संस्कृति से बाहर वर्तमान सरकार लाना चाहती है। एक बड़ी गंभीर समस्या है ये तो, अगर संविधान से परे अगर विचारों से और ये कहें कि आइडियोलॉजी के साथ अगर न्यायिक प्रक्रिया भी जुड़ने लगी है तो फिर तो न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे इससे? देखिए कि जब राष्ट्रपति अगर संविधान दिवस पर बोल रहे हो कि तीनों में संतुलन ठीक नहीं है और नाजुक संबंध है, उसको तरीके से चलाना पड़ेगा। मतलब नाजुक संबंध होता है कि कोई भी छीटाकशी करता है तो निश्चित रूप से अधिकार क्षेत्र के बाहर चला जाता है, और जब अधिकार क्षेत्र के बाहर चला जाता है तो निश्चित रूप से विवाद का विषय बन जाता है। अब यहाँ आप बार बार कर रहे जनहित याचिका की बात कर रहे थे। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश ने कल जो चीजें कही कि हमने एक याचिका हमारे पास आई कि 50% मत मिलने वालों को ही विजय डिक्लेयर किया जाए। हमने उस पर सोच विचार किया, हमने उसको खारिज किया। लेकिन जब हमारे पास जब एक याचिका जब आई शिक्षा के अधिकार वाली में, तो हमने उसमें कहा कि देखिएगा कि लड़के लड़कियों का टॉयलेट अलग बनना चाहिए, तो हमने सरकार को निर्देश दिए। तो जनहित याचिका पर हम आंख मूंद करके हर चीज को स्वीकार नहीं कर लेते, उस पर परीक्षण करते हैं और सरकार को जहां निर्देश देने की बात आती है तो निर्देश भी देते हैं। श्याम जी, मैं आपको रोकूंगा एक बार, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आप ही के पास आ रहा हूं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। वो काट ही नहीं रखे, ब्रेक बोल दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों को लेकर के। एक नई बहस शुरू हुई है संविधान दिवस, हालांकि 2 दशक से ये बात चल रही है और एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि जो न्यायिक पदों की रिक्तियां हैं, यानी कि जो वैकेंसीज हैं, वो भरी इसी वजह से नहीं जा रही कि आखिर प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाए। श्याम जी के पास में हम थे ब्रेक से पहले। श्याम जी, यहां एक बात आई सामने निकल करके कि जो CS शर्मा साहब ने कही कि न्यायिक प्रक्रिया एक सरकार जैसी है, उसके अनुसार उसका कुछ इंपैक्ट उस पर होता है, उसका असर होता है। अगर असर होता है तो इससे बहुत सारी चीजें भी प्रभावित होती हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि जब न्यायाधीशों का चयन होता है तो उसमें चयन करने में सरकार का हस्तक्षेप सीधे तौर पर चलता है। अगर लिस्ट बना के भेजने का अधिकार सरकार के पास ही, विधि मंत्रालय ही सिफारिश करता है कि इनको न्यायाधीश बनाया जाए। और उस देखिए नामों का चयन तो कोशिश होती है कि सरकार के माध्यम से जाता है। 50% न्यायिक अधिकारी आते हैं उसमें, 50% ये लोग आते हैं, उसमें 2 तरह का मामला वहां पे बनता है। तो ये तो कहना का कहानी है कि कौन से एडवोकेट को सेलेक्ट किया जाए, ये तो अधिकार सीधे तौर पर सरकार के पास ही होता है कि वो किस प्रकार के लोगों को भेजे। क्योंकि आप सही बात है शर्मा जी, एडवोकेट साहब ने सही कहा कि सरकार 68 साल तक कांग्रेस की रही, तो उनके लोग, अधिकांश लोग उनके निर्वाचित हुए। पिछले दिनों जब उत्तराखंड नियुक्त हुए, मतलब वो मतलब नियुक्त हो क्या है, आपने पिछले दिनों जब उत्तराखंड वाला सरकार का डिसीजन हुआ था, उस पर आरोप लगा था ना, राजनीतिक तौर पर कहा था कि अगर उनके लोग हैं इसके कारण फैसला अलग हो गया। राजस्थान में भी कुछ फैसले ऐसे हुए। तो ये सारी चीजें जब निश्चित रूप से अधिकार क्षेत्र में जब आता है तो उनके लोग जब निर्वाचित होकर, उनके लोग जब नियुक्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके दिमाग के आधार पर काम करते हैं। आज कांग्रेस के लोग काफी रूप में विकसित वहां पर हैं, क्योंकि आप देखिएगा विधि मंत्री कौन बनता है,
सीनियर हो गए तो कभी हो सकता हो जी कि जी नहीं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहूंगा श्याम जी यहाँ पे कि देखिए मेरिट्स का ख्याल हमेशा रखा जाता है, जो सामने फैक्ट्स दिख रहे हैं वो तो चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे देखिए समाज से निकले हुए हैं, चाहे जजेज हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, इसी समाज के निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारा झुकाव भी होता है, लेकिन जब आपके सामने फैक्ट्स दिख रहे हैं उसको आप इग्नोर कैसे करेंगे? अब देखिए कि जब भी तो आयोग नहीं बन पा रहा है, आयोग बनेगा तो सारी चीज परीक्षण होगी, सारी बातें होगी। खेर के ऊपर लगे थे ना आरोप, बने वो मुख्य न्यायाधीश, कोई नहीं रोक पाया। अब मिश्रा जी बने, अब जो सीनियर होगा वो बनेगा। तो ये सारी चीजें जब आयोग बन जाएगा तो परीक्षण होगा कि कौन व्यक्ति ठीक है, किसके ऊपर आरोप लगे, किसके ऊपर नहीं लगे। तो एक नीति तो ये भी है कि आयोग बनेगा तो कोई अच्छाइयां भी होगी, लेकिन न्यायाधीशों को अपने वरिष्ठता का ध्यान रखना, वरिष्ठों को सारी चीजों को रखना, ये सारी चीजें जो होगा विवाद का विषय इस प्रकार का बन जाता है। इस कारण से ये चलिए जोगाराम जी कुछ कह रहे हैं बीच में, मैं ये निवेदन कर रहा था। एक तो हाईकोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में जहाँ प्रारंभ होती है अंत तक में सरकार का भागीदारी बहुत कम होती है। 4 सीनियर जजेज होते हैं, उसमें सीनियर जजेज वर्ड है, वो रिकमेंड करते हैं, फिर चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग होती है, वो रिकमेंड करते हैं सीजीआई को, और सीजीआई उसमें रिकमेंड करना है। ये प्रक्रिया है अभी तक की जो प्रक्रिया है। आयोग आएगा, आयोग के बाद जो प्रक्रिया बनेगी वो अलग विषय है। आज तक की प्रक्रिया यही है। इसीलिए हम पहले इस चीज को तो समझें कि प्रक्रिया जो हाईकोर्ट जजेज के अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ये है, इट इज रिकमेंडेड बाय द सीनियर 4 जजेज ऑफ द पर्टिकुलर हाईकोर्ट, और उसके बाद सीजीआई, और सीजीआई के बाद ही अपॉइंटमेंट में फिर कोई जो भी जांच वगैरह होती है वो होती है। एक दूसरा, जजेज में भावनाओं का प्रदर्शन होना एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है, वो अभी समझने की आवश्यकता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे को वहम से देख रही है, देखने की आवश्यकता नहीं है। कभी ऐसे इश्यूज आए हैं जिस पे कमेंट्स हुए हैं, इधर साइड से भी हुए, इधर साइड से भी हुए, और वो कमेंट्स की वजह से हम ये मानते हैं कि अतिक्रमण हो रहा है या हस्तक्षेप हो रहा है। न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह पर है। कुछ कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने सुप्रीम कोर्ट के जजेज पे किए, हाई कोर्ट के जजेज ने हाई कोर्ट के जजेज पे किए, हाई कोर्ट के जजेज ने सुप्रीम कोर्ट जजेज पे किया, और ये न्यायिक आयोग बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट जो हुआ वो जजेज की ओर से हुआ है कि हमारे साथ इस तरह से हो रहा है, हमारा सही निष्कर्ष नहीं हो रहा है, जिसकी हम पक्षपात करते हैं या इसका करते हैं। ये आरोप किसी सरकारों ने, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, ये आरोप न्यायिक की तरफ, न्यायपालिका की तरफ से भी आए। आप अगर पूरा देखे हो तो सुप्रीम कोर्ट जज ने भी कहा, हाई कोर्ट के जज ने भी कहा कि न्याय वो बनना है पक्ष। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या हुआ, कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या हुआ। ऐसे इश्यूज को इस लाइट में मुझे समझने की आवश्यकता है। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम किसी पर आरोप लगाएं ये अतिक्रमण कर रहा है या भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है, वो बहुत ही नाजुक विषय है। नाजुक विषय जोगाराम जी, आप देखिए सीनियर एडवोकेट भी है, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि यहाँ जो स्थिति बन रही है, एक तो वैकेंसीज जो है उनको भरा कैसे जाए, क्योंकि सरकार अपने उस तरह से भरना चाहती है जो आयोग के माध्यम से, कॉलेजियम के माध्यम से अभी जुडिशरी भरना चाहती है, और दूसरी कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे जेटली साहब ने कहा कि आरटीआई को लेकर के उन्होंने कहा कि आरटीआई पीआईएल को लेकर के कि कुछ मामलों को लेकर के अति सक्रियता है न्यायपालिका की। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वास्तव में विधायिका को करने चाहिए थे आगे बढ़कर के, न्यायपालिका को उसमें दखल करना पड़ा। वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात तो, या चाहे पॉलिटिकल पार्टीज में अपराधीकरण को कम करने की बात तो, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सीधी वही बात है कि टिकट से जीत करके आ रहे हैं, उसे कम करने की बात तो, आपको लगता है कि वास्तव में ये कदम विधायिका को उठाने चाहिए थे जो न्यायपालिका के जरिए समाप्त किए गए? ये बात 100% आपकी सही है कि ऐसे कुछ कदम है जो कार्यपालिका को उठाना चाहिए और वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। पर कार्यपालिका किसी भी कारण से, कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी रही हो, वो एकदम सख्त कदम उठाने की स्थिति में नहीं रहता है। न्यायपालिका ने उठाए वो सही है, लेकिन इसकी वजह से कुछ अधिकता ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे छोटे छोटे कामों में हस्तक्षेप हो रहा है जिससे कार्यपालिका या विधायिका विशेष रूप से कार्यपालिका काम करने में अक्सर महसूस करती है। आप देखिए किसी भी हाईकोर्ट में जाइए, रोजाना 50% हमारे जो अधिकारी है वो कोर्ट में खड़े रहते हैं और ओरल कमेंट से वो अपने आप को फील भी बहुत करते हैं। चलिए, वो भी एक बहस का विषय है कि किया क्या जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ज्यादातर मामले वो है लिटिगेशंस में जो गए हुए हैं, या तो बिल्कुल नियमों को ताक में रख दिया गया है, हो सकता है कुछ मामले ऐसे हों जिसमें कई बार ये बात कही जाती है कि सीएस को बुलाइए, डीजी को पेश करिए, कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नसीहत की बात आती है। अर्चना जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, यहाँ पे इस बात को लेकर के कई बार चर्चा होती है कि
जुडिशरी इस कदर कार्यपालिका के लोगों को बुला करके खड़े कर देते हैं कि अर्जेंट पेश करिए, तुरंत इतनी बजे हम कोर्ट वापस लगाएंगे, कुछ इन चीजों को लेकर के जो जोगाराम जी का जो संकेत था। लेकिन ये क्या वास्तव में हर मामले में न्यायपालिका बुला रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि नियमों को ताक में जहां रखा जाता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी किसी के अधिकारों का हनन होगा तो न्यायपालिका उसे संरक्षण देगा, उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए इसे। देखिए उगेन जी, एक स्टार्क एग्जाम्पल अभी भी हमारे पास, अभी माननीय उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा अतिक्रमण को लेकर के PIL दर्ज हुई थी। उसको लेकर न्यायालय ने बहुत सारे निर्देश दिए। उसके बाद राजधानी की एक कॉलोनी पृथ्वीराज नगर, उसको लेकर के जो प्रतिबंध था, उसके बावजूद जिस दिन निर्देश दिया न्यायालय ने, उसके 2 दिवस बाद वहां पर ऑर्डर जारी कर दिए गए नियमन के लिए। अब इतनी बड़ी आप अवमानना करेंगे और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका कोई पासिंग कमेंट भी ना दे। जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि कई बार न्यायपालिका ऐसे पासिंग कमेंट्स देती है जो पब्लिक डोमेन में आने के बाद किसी के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, जैसा कि आपने कहा अधिकारियों के ऊपर कमेंट होता है। लेकिन यदि अवमानना होती रही, खुद देखिए कि राज्य सरकार भी अब महसूस कर रही है और उसने कहा भी है कि ये जिस डिपार्टमेंट में जितनी पेंडेंसी और अवमानना की जितनी कार्रवाई हो, उसके हिसाब से उस डिपार्टमेंट पर कार्रवाई की जाएगी और इनके जो अधिवक्ता हैं सरकारी, उनके ऊपर भी ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का काम किया जा रहा है। तो ये सारी फेलियर्स हैं एग्जीक्यूटिव के बेस पर, जिसको न्यायपालिका संज्ञान में लेकर इस तरह के प्रकरणों के निस्तारण के लिए कहती है। और हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि बहुत ज्यादा चीफ सेक्रेटरी को या फिर DG को बुला करके कहा। वो उसी संदर्भ में कहा जाता है जब लगता है कि न्यायपालिका को बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा और लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर ये सारी बातें आई, जिसमें प्रधानमंत्री भी प्रतिभागी थे और लॉ मिनिस्टर भी थे, तो एक चीज देखने को मिली कि ना तो प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर ने उतनी ज्यादा कटाक्ष किए जितने कि वित्त मंत्री ने किए। लेकिन उस समय एक प्रश्न न्यायपालिका भी खड़ा कर सकती है कि वित्त मंत्री खुद भी तो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, वो भी तो एक वकील है, और न्यायपालिका पर इतना बड़ा कमेंट कि आप लोग अनुभव नहीं रखते कमेटीज को हेड करने का, उसके बाद आपके एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है। तो फिर राजनीति में भी ऐसे लोग आते हैं जो क्षेत्र के अनुभवी नहीं होते और बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। आज डिमोनेटाइजेशन, GST, सारी चीजें तो वित्त मंत्री के ओर से ही निकली हैं, तो वो भी अर्थशास्त्री के ज्ञाता तो नहीं है। तो ये भी लेकिन फिर भी न्यायपालिका का देखिए संयम की CJI वहां उपस्थित थे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम देश चलाने वाली सरकार में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो चुनाव हारते हैं, उसके बाद बड़े डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं, ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो अनुभव नहीं रखते, उस विभाग का वो दायित्व संभालते हैं। तो देखिए इस तरह का तंज जब कसा जाएगा सार्वजनिक मंचों से, तो निश्चित रूप से ये एक खाई को और बढ़ाने का काम करेगा। ये बहुत महीन दीवार है तीनों के बीच में, लेकिन फिर भी हमें एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा, देखिए आपसे जी, क्योंकि ऐसी डिबेट्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठ करके एक सामंजस्य का रास्ता निकले। अभी ये जो दीवार खड़े होने के बाद तो टकराव की स्थिति आम भाषा में कहें या सामंजस्य का अभाव हो, हमें लगता नहीं है कि आम हिंदुस्तान को लगता है कि ऐसी कुछ स्थितियां चल रही हैं मुल्क में जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में अधिकार क्षेत्रों को लेकर के कुछ स्थितियां बन रही हैं। और अगर ऐसी स्थितियां रही तो आपको लगता है कि संविधान के हम ठीक से निर्वहन कर पाएंगे, उसकी रक्षा कर पाएंगे? तो क्या वक्त आ गया है कि अब वास्तव में खुलकर के इस पे चर्चा होनी चाहिए और बैठ करके इसका रास्ता निकाला जाना चाहिए? देखिए संविधान के लिए भी अगर आपको ध्यान हो, जैसे ही शासन में आए तो उन्होंने कहा कि संविधान की भी समीक्षा होनी चाहिए। ये भाव भी व्यक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और ये चीज उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस चीज को व्यक्त किया था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सत्तासीन जो लोग होंगे वो संविधान की समीक्षा को भी तत्पर हो जाएंगे। तो ये परिस्थितियां दिखती हैं, सामने बन रही हैं। RBI गवर्नर जो थे रघुराम राजन, उनके साथ वित्त मंत्री की बनी ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनका भी कई बार इस तरह से बातें कह करके और एक तरह से उनको इग्नोर करने का काम किया। और आज देखिए RBI की स्वायत्तता पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया जो RBI के रिकमेंडेशन पर होनी चाहिए थी, उस समय प्रधानमंत्री ने घोषणा करके की। तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन और बहुत ज्यादा संकेंद्रण अधिकारों का यानी सेंट्रलाइजेशन करने की एक रीति या यूं कह सकते हैं परंपरा शुरू की गई है। और उसी के केंद्र में शायद ऐसा लगता है कि जिस कमिटेड जुडिशरी को बार बार यहाँ पर हम चर्चा करें, उस कमिटेड जुडिशरी के आकांक्षी भारतीय जनता पार्टी है। इससे हर मंच पर न्यायपालिका के साथ, तो आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी अपने अनुसार न्यायपालिका को ढालने की कोशिश कर रही है। अब देखिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि प्रधानमंत्री पर न्यूक्लियर बटन को दबाने का विश्वास तो रख सकती है देश की जनता या न्यायपालिका, लेकिन जजों की नियुक्ति में उन पर विश्वास नहीं। तो एक तरह से अपनी बौखलाहट की अभिव्यक्ति है।
न्यायपालिका को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल जो है सबकी सर्वसम्मति से नहीं लाया गया, लेकिन यदि उसमें कंसेंसस नहीं बनता और एमओपी बनाने में भी कंसेंसस नहीं बनता तो यह हठधर्मिता मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव की सामने आती है। चलिए जोगाराम जी, ये सीधा है एक तरह से कहूं कि इनडायरेक्टली एक आरोप भी है बीजेपी पे कि न्यायिक प्रक्रिया, वैसे तो देखिए 2 दशक से टकराव की स्थितियां बनती जा रही हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को अपने तरीके से बीजेपी अपने रंग में ढालने की कोशिश कर रही है, या कहा जाए कि जैसे चाहती है बीजेपी वैसे फैसले, सीधा असर फैसलों पे पड़ता है, क्योंकि लबोलवाब यही होता है कि आखिर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट का मतलब फैसला है। देखिए, मेरा पहला निवेदन ये है कि जैसा अभी वकील साहब ने कहा, ये एक पुरानी परंपराएं, पुराने सिद्धांत, पुराने अनुभव और पुराने कमिटेड जुडिशरी के प्रति जो रहा है वो अब नहीं है, और ये महसूस किया जा रहा है कि जुडिशरी को स्वतंत्र किया गया है, उसके सारे पैरामीटर्स तय हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को ठीक अनुभव नहीं हो रहा है। ये तो वो संक्रमण काल रहा है जिस दौरान ये अपेक्षा की जाती थी कि जब हमारे अनुसार फैसला करें। वो संक्रमण काल भी रहा है कि अगर जजेज ने फैसला हमारे अनुसार नहीं किया तो वो रह नहीं पाएगा, हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट में नहीं हो पाएंगे। वो संक्रमण काल भी रहा है जिस दौरान ये अनुभव किया गया था कि इनका अपॉइंटमेंट होगा और इनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। आज तो सारी पारदर्शिता, उस जमाने में इतनी पारदर्शिता भी नहीं थी, सारा अपॉइंटमेंट, सारा नियुक्तियां, सारे कुछ फैसले सभी के सामने होते हैं। आजकल कोई छिपा हुआ नहीं, इसीलिए ये कोई वक्तव्य या कोई भाव आता है तो वो सिर्फ एक बौखलाहट का भाव होता है। ऐसा कोई भाव भारतीय जनता पार्टी का किसी भी न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का नहीं है, न कोई विचारधारा थोपने का भाव है। जो बात संविधान की मूल भावना है उसकी संरक्षण होना चाहिए, अंत्योदय में जो सबसे अंत में खड़ा है उसकी रक्षा की होनी चाहिए, और जो मूलभूत अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है उसकी पालना होनी चाहिए। और न्यायपालिका से यही अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने में स्वतंत्र है, तो कार्यपालिका और विधायिका भी अपने में स्वतंत्र है। ये दोनों भाव सभी तीनों में होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल जो आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि न्यायिक प्रक्रिया को पचा नहीं पा रही है बीजेपी सरकार, ऐसा आरोप बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई स्टांस नहीं आया कि जिसकी न्यायपालिका नहीं पचाती। न्यायपालिका का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है, उस पर किसी को कमेंट्स करने का कोई अधिकार भी नहीं है। और सार्वजनिक मंच पे जो बातें संविधान निवेदन करना चाहूंगा पटेल साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो बहस जहां से जन्म हुई है वो सैटरडे को ही जब जेटली साहब का बयान था, यानी कि संविधान दिवस के 2 दिन के जो कार्यक्रम थे उसके ठीक एक दिन पहले 25 तारीख को जो बयान आया जेटली साहब का कि न्यायिक प्रक्रिया, न्यायपालिका की अति सक्रियता खासकर पीआईएल और इनको लेकर के जो उन्होंने बताई थी, वह अभी जो कोट किया गया, अर्चना जी ने जो कोट किया, उसका भी यही मतलब था कि उन्होंने सीधा किया अति सक्रियता। क्लियर कर दूं, जो हम जैसे लोग जो कोर्ट में खड़े रहते हैं आज 40 साल से देख रहे हैं, पीएलआई होनी चाहिए, पर पीएलआई की हद भी तो होनी चाहिए। आप किसी काम को 1 महीने, साल भर, 3 साल लटका दो और निर्णय नहीं करो। कई शहरों के केस देख ले, राजस्थान के, राजस्थान के बाहर भी देख ले, कोई सरकार उससे फर्क नहीं पड़ता, तो सरकार की पूरी काम करने की शक्ति रुक गई। आप अगर हस्तक्षेप तुरंत ही निर्णय करो, ये डायरेक्शन दो। आज तक ही डायरेक्शन है, यहाँ तक डिस्पोजल चाहते हैं कि डिस्पोजल होना चाहिए, यहाँ तक के डायरेक्शन आएगा हाईकोर्ट के जजेज के तनख्वाह, यहाँ तक भी डायरेक्शन आए था। ये भी डायरेक्शन आए, इस तरह से मास्टर प्लान बनाओ, ये भी डायरेक्शन आए। एक न्यायपालिका और कार्यपालिका को फर्क समझना पड़ेगा, और विधायिका और कार्यपालिका जिसके प्रति जवाबदेह है वो आम जनता के प्रति जवाबदेह भी है। उस जवाबदेह की जिम्मेवारी भी न्यायपालिका को समझनी पड़ेगी कि वो एक कमिटेड, कोई भी पॉलिटिकल थॉट तो होगा ही अपना, वो कुछ न कुछ कह के आते तो करना ही पड़ेगा। अगर संविधान के विपरीत है उसको जरूर रोका जावे, लेकिन संविधान की दायरा के अंदर जनता के हित में हो, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं हो और न्यायपालिका पे अनावश्यक कमेंट्स नहीं हो। न्यायपालिका अधिक सक्रियता पीएलआई के माध्यम से क्यों अपना रही है? बाकी डिस्पोजल जो पड़े उसके तो नहीं हो रहे हैं। क्रिमिनल केसेस कब से पेंडिंग है, रिटेक कब से पेंडिंग है, फर्स्ट अपील कब से पेंडिंग है, सेकेंड अपील कब से पेंडिंग है। एक खाली पीएलआई, और क्यों किसी अखबार की सुर्खियां बनती है। हमारे चीफ जस्टिस वर्मा साहब रहे हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं वी हैव ए राइट नॉट टू स्पीक बट टू राइट। आप जजमेंट की, आपका अधिकार है, सबको मानना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि जो भी निर्णय है उसको पालना करें, लेकिन निर्णय नहीं है। ओरल कमेंट्स पे थोड़ा सा विवाद पैदा हो रहा है, अनावश्यक ओरल कमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 2-4 को इधर उधर करना पड़ेगा, इधर उधर करने की एक नई प्रक्रिया। कभी कभी आप विचार भी करेंगे, इतना ज्यादा सक्रियता हो जाती है कि वो कार्यपालिका रूप लेना दिखने लगती है। हालांकि उनको भावना अच्छी होगी, वो संविधान निर्मात्री जो भावना थी उसके अनुसार होगी, लेकिन
ओरल कमेंट्स की वजह से कुछ पब्लिक को फीलिंग होता है, अफसरों को फीलिंग होता है कि हमारे अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है। वो नहीं हो तो तीनों अपने अपने दायरे में सीमित है, तीनों अपने एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। जी, लेकिन अब ये जो चर्चाएं आ रही हैं, और चर्चाएं आपकी नहीं है, 2 दशक से कभी कम कभी ज्यादा, मैंने कहा कि न्यायिक जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर के भी आज नहीं तो कल विवाद होगा, क्योंकि देखिए वैकेंसीज हैं तो पेंडेंसी बढ़ेगी, पेंडेंसी को कम करना है तो आपको सीटों को भरना पड़ेगा, आपको नए जजेस देने पड़ेंगे। ये सब चीजें खत्म हो, वहां आकर के फिर एक टकराव होगा कि वास्तव में भरा कैसे जाए, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट बिल तो आ गया लेकिन अभी तक उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, तो वो होगा कैसे? तो आज नहीं तो कल फिर वही बात सामने आएगी। ये इतना विवादित बिंदु अभी हिंदुस्तान में मौजूद है। सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि एक आयोग बने, उसमें समीक्षा हो और योग्यतम जज हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बने। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि नहीं, हमारी जो पुरानी प्रक्रिया है कॉलेजियम के माध्यम से, उसी के माध्यम से हो। अब ये कभी न कभी जाके इसका निर्णय होगा। ये किसी एक पॉलिटिकल थॉट्स का व्यवसाय नहीं है, सभी पॉलिटिकल थॉट के अनुभव के आधार महसूस किया गया है कि अब इसमें समीक्षा की आवश्यकता है। वकील साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए ये जो विवाद है ये तो खत्म तभी होगा कि जब एक कोई रास्ता निकलेगा और सभी को, अभी मुझे लगता है कि बैठने का वक्त तो आ गया है। ये कहने भर से काम नहीं चलेगा कि राष्ट्रपति जी ने कह दिया कि बहुत ही नाजुक संबंध है और एक दूसरे के अधिकारों का और एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई बात चल रही है, अगर अरुण जेटली साहब ये कह रहे हैं तो उन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, उनके हम उस पर भी वक्तव्य पे भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते कि अति सक्रियता है न्यायपालिका की। अभी जोगाराम जी ने कहा कि कुछ इस तरह के मामले आते हैं जिसमें लगता है कि कार्यपालिका की भूमिका में कहीं हस्तक्षेप न्यायपालिका का बढ़ता जा रहा है या दखल हो रहा है। कई बार विधानसभा में हम इसकी खुलकर के समीक्षा देखिए, जो चीजें होती भी हैं वहां पे खुलकर के कहते हैं कि हर के अपने एक लिमिटेशंस हैं, लेकिन हमें दायरे में रहना होगा, उससे बाहर नहीं करें। तो अब ऐसा लगता है आपको कि या तो न्यायपालिका वास्तव में मौलिक अधिकारों के प्रति लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं या उन्हें संरक्षण नहीं मिल पा रहा है तो न्यायपालिका दे रहा है। तो वजह क्या है कि अभी ऐसी स्थितियां ना बने? देखिए साहब, ये स्थितियां अभी रहेंगी। हमारे देश में सारी सिस्टम पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है और जब तक राजनीतिकरण इसका खत्म नहीं होगा वो होगा भी नहीं। तो ये स्थितियां तो रहेंगी और ये सरकार, जहां तक मैं समझता हूं, ये इस स्थिति में निर्णय करेगी जिस दिन चीफ जस्टिस इनका हो जाएगा, इनकी विचारधारा का, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे पूर्व शासन में, कांग्रेस के शासन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब उन्हीं की संस्कृति के थे। कभी विवाद हुआ क्या? ये विवाद हुआ कभी राष्ट्रपति ने उठाया क्या 67 साल में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में ये हो रहा है? कुछ नहीं होगा। ये सब विचारों का वो है, जिस दिन इनकी विचारधारा के आदमी जुडिशरी में पहुंच जाएंगे सब नॉर्मल हो जाएगा, और नहीं पहुंचेंगे तो ये तो विवाद रहेगा। ये बड़ी बात आपने कही है कि ये विवाद यहां पे आकर के आ रहा है कि अभी अगर लंबे समय से अपॉइंटमेंट्स में अगर पूर्ववर्ती सरकार का दखल रहा, वो लोग अगर शीर्ष पदों पे पहुंच रहे हैं तो वर्तमान जो सरकार है वो उन्हें पचा नहीं पा रही है। सीधा सीधा आपका ये कहना है। अब ये शक्तिशाली कौन है? अगर ये सरकार शक्तिशाली होगी तो जुडिशरी में अपने आदमी बैठा देगी, और अगर ये सरकार हार उर गई और नहीं बैठा पाई तो पूर्व संस्कृति 67 साल की चलेगी। फिर विवाद खत्म हो जाएगा। विवाद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने क्या है, संस्कृति बड़ी तरीके से सिस्टम सेट किया है। हाई कोर्ट का जज वकील कोटे से नियुक्त हुआ तो कोई किसी को पान कान खबर नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल आदमी बनेगा, जिसको विधि मंत्री चाहेगा। सरकारें पार्टियों की रही इसमें बढ़िया सिस्टम। और पहले कई बार आरोप भी लगते हैं, मुझे बताइए, पहले कई बार आरोप भी लगते रहे कि परिवारों के लोगों की नहीं, परिवारों के साथ मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के टाइम में एक भी एडवोकेट बिना राजनीतिकरण के अगर जज बनाओ तो मुझे बता दो आप। और इतना सिस्टम बिल्कुल स्मूथ सिस्टम, और वो स्मूथ सिस्टम ये पैदा नहीं कर पा रहे। अब ये अकेला मोदी क्या सिस्टम पैदा करे, एक अकेला आदमी क्या क्या करे। दिक्कत यह है कि इस सिस्टम को सेट करने में बहुत टाइम लगेगा। जितना 67 साल उन्होंने सेट किया है उसको महाराज अपने ढांचे में डालने के लिए इनको भी 20 साल 25 साल चाहिए, और इसके लिए इनको एक अपनी खुद का सिस्टम जनता से लेना पड़ेगा। जनता से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। जनता ऑक्सीजन देती है तो बढ़ा लेंगे इस सिस्टम को। जनता ऑक्सीजन तब देती है जब हरे पेड़ भी लगे। हरे पेड़ों से मिलेगी ना ऑक्सीजन। तो ये सरकार पर निर्भर है, सरकार कितनी जनता की लॉयल है, जनता कितनी सरकार के प्रति लॉयल्टी है, और ये चुनाव से होगा। जनता जिसको चाहेगी वो सिस्टम को अपने अंगीकार करवा लेगा। चलिए, समय कम है। जोगाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बड़ी बात CS शर्मा साहब ने कही है कि देखिए, ये बात तो सही है कि आपने भी माना कि
जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया है, वकील कोटे से जाते हैं और इसमें कोई देखिए सरकारें जो बनी है किसी न किसी राजनीतिक दल और आइडियोलॉजी की होती हैं, वो अपने तरीके से चयन प्रक्रिया है, उसमें कोई बात भी नहीं है। और ये जो बात कह रहे हैं श्री शर्मा साहब, ये कटु सत्य, इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि ये होता रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। बाद में उसकी जांचें भी होती रही है कि आईबी के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से भी। एक भी बीजेपी की संस्कृति वाला 67 साल में कांग्रेस में हुआ क्या नियुक्त? सिर्फ वही आइडियोलॉजी जो कांग्रेस के लॉयल थे, कांग्रेस के विधि मंत्री के लॉयल थे, कांग्रेस के जो आला कमान के लॉयल थे, उनके माध्यम से सारी नियुक्ति ये है, ये पूरे विश्व में है। हाँ। आप और राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहा है? सब अपने आदमी लगा रहा है। और क्यों नहीं लगाए साहब? सरकार उनको चलानी है, जनता की जवाबदेही उनकी है। 5 साल में जाना उन्हीं के बीच में। ये बहुत पिछड़ गए। इसमें क्या सेंट्रलाइज हो गया? इंदिरा गांधी जी की छवि ये अपने आप में देखने लगे, ये सेंट्रलाइज कर लिया इन्होंने। वरना वाजपेयी जी जैसी लिबरल रखते, सबको साथ लेके चलते, इन्हीं की पार्टी के लोग। अगर सेंट्रलाइज नहीं होता, मोदी जी के हाथ में सारी सत्ता नहीं होती और थोड़ा सा डेमोक्रेटाइजेशन होता, तो अब तक ये बहुत कुछ बदल जाता। जोगराम जी, मैं ये देखो एक तरह से एक आईना दिखा रहे हैं ये सी एस शर्मा साहब की एक्चुअल पोजीशन ये और टकराव की स्थिति भी यही है। ये इनका अपना नजरिया है। यहाँ पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चलती है, प्रजातांत्रिक तरीके से सारे काम होते हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से सब कुछ चलाया जा रहा है। जहां तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट का प्रश्न है, वो भी पुरानी प्रक्रिया से ही लगाया जा रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है। आप भी कह सकते हैं कि वो एक आइडियोलॉजी किसी राजनीतिक तौर से थोप दी थी, हो सकता है आपका विचार कुछ हद तक सही हो, लेकिन उस बात का कोई जवाब नहीं है कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट में न्यायपालिका के अलावा किस किस का कब कौन सी स्टेज पे हस्तक्षेप होता है। हाँ, ये जरूर है कि अभी एक पूर्ण विचार यह आया है कि इसमें समीक्षा की आवश्यकता है, एक न्यायिक आयोग बनाया जावे। न्यायिक आयोग बना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, वो अलग विषय हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, पहले भी लगे, अभी भी लगेंगे। चलिए हम इसको एंड करेंगे। मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है कि तीनों को बैठ करके जो इनके मुख्य समीक्षा करने का समय आ गया है। समीक्षा करनी चाहिए, स्वतंत्र विचारों से करनी चाहिए, सकारात्मक समीक्षा होनी चाहिए, किसी के प्रति दुर्भाव रख करके समीक्षा नहीं होनी चाहिए, समान रख करके एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए समीक्षा होनी चाहिए और संविधान की मूल भावना के अनुसार। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि अब वक्त है कि समीक्षा वास्तव में करनी चाहिए और ये बड़प्पन के साथ में समीक्षा होनी चाहिए, क्यों लिए नहीं कि हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ते रहे। देखिए, जब संविधान दिवस पर एक ही मंच पर बैठ करके जब विचार व्यक्त करते हैं तो सामने आ रही ये बातें, तो अब हम निश्चित रूप से मंथन करने का समय आ गया है। जब भी तो हंसराज भारद्वाज के ऊपर आरोप लगे थे, उस आरोप लगना कब बंद होंगे? जब नियत और नीति सही होगी, तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों का। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। अब अर्चना जी कुछ कहना चाह रही हैं, समय का अभाव है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन वास्तव में बहस का जो हमारा एजेंडा था वो ये था, क्या वास्तव में इस बात पे सहमति है कि अब वक्त आ गया है कि इस पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा कौन करेगा? जो लोग इस रास्ते को निकालेंगे, सॉल्यूशन तक पहुंचाएंगे, वो तभी संभव है कि सीजीआई बैठे हैं, देश के फेडरल सिस्टम के मुखिया बैठे हैं, अपोजिशन के लोगों को साथ में बैठाया जाए और कार्यपालिका के मुखियाओं को साथ में बैठाया जाए, तभी मुझे लगता है कि इसका रास्ता निकलेगा। नहीं तो ढुलमुल रवैया और ऐसी चीजें चलती रहेंगी, कहीं ना कहीं हम जिन मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो ही प्रभावित होते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।